सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे वीडियोस लेते आने के लिए। आइए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आज के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल के हैं, मतलब कि एडवांस लेवल के हैं। तो कुछ बच्चों को थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझना, सब समझ आ जाएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है। जब एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 मिलता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर आप में से किसी को उत्तर आ रहा है तो जल्दी से बताइए, वरना हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक नंबर को 119 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो होता है, शेषफल, वो 19 बचता है, 19 बचता है। तो उसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एक चीज फोकस करके चेक कर सकते हैं, क्या कि दो नंबर्स आपको दिए हैं, एक तो है 19 और एक है 17। ओके, अब देखिए, सॉरी 119 एंड 17, ठीक है। अब 119 एंड 17, 119 और 17 दोनों एक दूसरे के गुणज हैं, मतलब कि मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जिन दोनों नंबर्स का किसी भी नंबर में डिवाइड हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल 119 जो है ये 119 में डिवाइड कर सकता है और 17 भी 119 में डिवाइड कर सकता है। सेम थिंग 119 जो है वो 238 में डिवाइड कर सकता है, 238 में। सेम थिंग 238 में 17 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ये होता है मल्टीपल, मतलब कि गुणज। तो बच्चों आपको यहां पर क्या करना है, सिंपल सा एक मेथड को यूज करना है। सिंपल सी एक मेथड, वो क्या है बच्चों, कि देखिए जो रिमाइंडर पहले बच रहा था, जो शेषफल पहले बच रहा था, उसके अंदर 17 का भाग दे दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों। क्योंकि देखिए 19 के अंदर जब हम 17 का भाग देते हैं तो एक बार भाग गया, दो रिमाइंडर अपना बच गया, तो दो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है ना, आइए मैं आपको समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए जब 119 का भाग मैं किसी नंबर में दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 257, ठीक है। अब एक नंबर है 257। अब जब 257 में मैं 119 से डिवाइड कर रहा हूं, 119 से, ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा, 257 डिवाइडेड बाई 119। सो दो बार भाग जाएगा, मेरे को मिलेगा 238। रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, 19, जो कि क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि जब एक नंबर को 119 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 19 बचता है। तो भाई रिमाइंडर 19 बच गया। लेकिन बच्चों आप सोचिए कि अगर मैं इसी नंबर को 257 को 17 से डिवाइड करता हूं तो 1 टाइम 17, पीछे क्या बच गया बच्चों, 3 और 5 8 और 7। अब बच्चों यहां पर पीछे क्या आएगा, 17 पंचे 85, 5 बार 85 आया, पीछे क्या बचा, 2। ये देखिए मैंने 257 में 119 का भाग दिया तो 19 मिला, जब 17 का भाग दिया तो मुझे 2 मिला। वही तो हमसे पूछ रहा है। इसी कारण से मैंने क्या किया कि जो रिमाइंडर पहले बच रहा था, जो शेषफल पहले बच रहा था, उसके अंदर नए वाले नंबर से डिवाइड कर दो, जो नंबर मिलेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 60 मीटर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और उसका भूखंड का परिमाप 60 मीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बच्चों ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फिर एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। अब बच्चों देखिए लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, ये आ गया। तो बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसका मुझे पेरीमीटर, मतलब कि परिमाप दिया गया है 60 मीटर। तो एक जो आयताकार भूखंड होता है उसका जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो बच्चों लंबाई मुझे दी गई है 2 गुणा चौड़ाई, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 गुणा लंबाई की जगह मैं लिख सकता हूं 2 गुणा में
चौड़ाई, और पॉजिटिव में मैं लिख सकता हूं चौड़ाई। अब बच्चों देखिए, दो चौड़ाई तो ये रही, एक चौड़ाई ये रही, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 चौड़ाई। मतलब कि आप चौड़ाई की जगह इसको कुछ भी मान सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप चौड़ाई की जगह इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर भी b है, तो 2b प्लस b क्या हो गया बच्चों? 3b इज इक्वल टू 6b। ओके, ये आ गया 2b 6b, ठीक है। अब देखिए इक्वल में अपने को क्या लिखना है? 60, क्योंकि इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप, वो 60 है। 6 से 6 कैंसिल, सो b इज इक्वल टू आ गया 10। मतलब कि जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई, वो है 10 मीटर। वो क्या है बच्चों? 10 मीटर। अब इसने मुझे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब बच्चों देखिए, चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो लंबाई हो गई 20 मीटर, क्योंकि चौड़ाई से दोगुनी है। तो लंबाई इज इक्वल टू 20 मीटर, चौड़ाई इज इक्वल टू 10 मीटर। दोनों को गुणा कर दो तो बच्चों क्या आएगा? 200 मीटर स्क्वायर। ये अपना क्षेत्रफल हमें मिल गया, 200 मीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अपने को निकालना होता है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। देखिए बच्चों, दो संख्याओं के मध्य का अंतर 5 है और उनके वर्गों के मध्य का अंतर 65 है। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए बच्चों, ये 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जिसको समझ आ गए ना, तो इतना समझ लो कि इससे हार्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे हार्ड कुछ भी नहीं आएगा, इससे आसान ही आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अब दो संख्याओं के मध्य का अंतर जो है वो 5 है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। अब बच्चों आपको यहां पर क्या करना है? एक नंबर को हम x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को हम x प्लस 5 मान लेते हैं। एक को x माना, दूसरे को x प्लस 5 माना। क्यों माना? क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो 5 है। सो हमने 5 को ऐड कर दिया, तो एक हो गया x, एक हो गया x प्लस 5। अब ये क्या कह रहा है कि उनका जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस 65 है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं? देखिए बच्चों, x और x प्लस 5 में लार्जेस्ट कौन है, बड़ा कौन है? x प्लस 5 है। ओके, तो मैं क्या करता हूं? x प्लस 5 में से इसका स्क्वायर निकालता हूं, मतलब कि वर्ग निकालता हूं, उसमें से x को माइनस करता हूं, मतलब कि x के स्क्वायर को माइनस करता हूं, तो मुझे 65 मतलब कि 65 मिलना चाहिए। क्योंकि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो ही हमें फर्क मिलता है, वरना माइनस में संख्या मिलेगी। ओके, और ये 65 माइनस में है नहीं, इसलिए मैंने क्या किया? बड़ी संख्या को पहले लिखा, छोटी संख्या को बाद में लिखा। अब मैं क्या करता हूं? देखिए बच्चों, आपको एक इक्वेशन याद होगी। क्या है बच्चों वो इक्वेशन? a प्लस बी का वर्ग जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग होता है। ये मैंने आपको समझाया था। तो अब x प्लस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो मैं यहां पर क्या करता हूं? x का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर a जो है वो x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू, देखिए 2 इंटू x इंटू 5, तो क्या होगा बच्चों? 2 इंटू x इंटू 5 एंड प्लस में आएगा b का स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस में है, और यहां पर बच गया बच्चों 10 का x, 10x प्लस में 25 इज इक्वल टू 65। तो बच्चों यहां पर मुझे क्या मिला? 10x इज इक्वल टू 65 माइनस 25। तो x इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? यहां पर मुझे मिल गया 40, 40 में 10 का भाग दिया तो 4 मीटर मिल गया बच्चों। मुझे क्या मिल गया? सॉरी 4 मिल गया है ना, यहां पर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो 4 मिल गया। तो एक जो नंबर है वो 4 है, लेकिन मुझे लार्जेस्ट पूछा गया है ना, बड़ी संख्या पूछी गई है। तो बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 5, मतलब कि 4 के अंदर 5 को जोड़ दो, 9 ही हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइए चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि एक घनाभ का आयतन इसके आधार का क्षेत्रफल, अच्छा ठीक है, एक घनाभ का आयतन जिसके आधार का क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 30 मीटर है, घन के आयतन के बराबर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक ऐसा घनाभ है जिसका जो आधार होता है ना बच्चों, क्योंकि देखिए अब ये जो एक मान लीजिए क्यूबॉइड है ना, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है मतलब कि घनाभ है। अब ये जो है ना नीचे वाला इसका जो सरफेस होता है नीचे वाला, इसको हम आधार कहते हैं। तो इसके जो आधार का क्षेत्रफल जो है एरिया वो है 900 मीटर स्क्वायर, 900 मीटर का वर्ग।
ये अपने को दिया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, ऊंचाई ये अपने को दी गई है 30 मीटर, 30 मीटर। तो ये कह रहा है कि इसका जो आयतन है, वॉल्यूम, वो एक क्यूब के समान है, एक घन के समान है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो यहां पर क्यूब है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 900 meter square and height is 30 meter is equal to the volume of a cube, find the surface area of the cube। देखिए बच्चों, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बस सिंपल सा एक मेथड यूज करना है कि जो क्यूबॉइड होता है, जो घनाभ होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बच्चों, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब कि जो उसका आधार होता है, बेस, उसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो बच्चों यहां पर मुझे L इंटू बी मुझे पहले ही दिया गया है कि भाई वो 900 मीटर स्क्वायर है। तो मैं क्या लिखता हूं बच्चों, 900 मीटर स्क्वायर गुणा में ऊंचाई, बच्चों हाइट कितनी है, 30 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा इसका, मतलब कि जो क्यूबॉइड है इसका आयतन मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना है बच्चों, मीटर क्यूब है ना, ये इनका वॉल्यूम मिल गया। अब मुझे क्या कहा गया है कि इसका वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो भाई इसको हम मान लेते हैं 900 गुणा में 30, ये हमारा क्यूब का वॉल्यूम है। और जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम होता है L का क्यूब, मतलब कि जो भुजा आपको दी गई है उस भुजा का घन निकाल लीजिए। तो बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, भुजा का घन, ये अपने को दिया गया है। तो भुजा निकालने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, भुजा निकालने के लिए मुझे इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो मैं घनमूल कैसे निकालता हूं, 900 को मैं लिख देता हूं 30 गुणा 30, और पीछे ऑलरेडी 30 मुझे दिया गया है। तो ये मिल गया बच्चों, मुझे भुजा मिल गई 30 मीटर। क्या आ गया बच्चों, भुजा मिल गई मुझे 30 मीटर, क्योंकि घनमूल क्या होता है, a इंटू ए होता है। तो ए सब सेम है, तो 30 मीटर हो गई मेरी भुजा, क्यूब की भुजा मुझे मिल गई। अब इस क्यूब का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों, 6L स्क्वायर, मतलब कि 6 इंटू भुजा का वर्ग होता है। तो 6 इंटू भुजा मुझे दी गई है 30, क्या है बच्चों 30, और 30 का स्क्वायर मतलब कि बच्चों 6 इंटू 900। अब यहां पर आ गया 9 से 54 है, मतलब कि 5400, 5400 मीटर स्क्वायर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 5400 मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा है ना लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों देखिए एक सिंपल सी मेथड कि जब भी हम किसी क्यूब जो होता है ना बच्चों, क्यूब घन, इसका जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो इसकी भुजा के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अपने को तो सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम है कि क्यूबॉइड और क्यूब दोनों का वॉल्यूम जो है, आयतन, वो समान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, वही इस क्यूब का वॉल्यूम है। और इस क्यूब के वॉल्यूम से हम निकालते हैं इसकी साइड, एक भुजा को निकालते हैं, क्यूब रूट निकाल के उसकी भुजा मिल गई। भुजा को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमें उसका क्षेत्रफल मिल गया। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक सिस्टम से अपने को काम करना है। आइए बच्चों बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में, 5th क्वेश्चन के बारे में। देखिए बच्चों, एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या और गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। दो क्वेश्चन यहां पर भी साथ में पूछे गए हैं कि एक गांव है, मान लीजिए एक विलेज है, उसके अंदर क्या है बच्चों, इस विलेज के कुल जो लोग हैं ना, कुल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, उसका 1/3 जो पार्ट है वो इलिटरेट है, अशिक्षित है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। और यहां पर ये क्या कह रहा है कि अशिक्षितों की संख्या 2064 है, मतलब कि 1/3 जो है वो 2064 है। तो बच्चों एक मेथड मैंने आपको बताई थी, क्या थी वो मेथड, कि जब आपको किसी भी पूरी मात्रा का कुछ भाग दे दिया जाए और अगर उस भाग का हम पूरी मात्रा में भाग दे दें तो अपने को उस टोटल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 1/3 जो है वो 2064 है,
तो अगर मैं 2064 के अंदर 1/3 का भाग दे देता हूं तो मुझे कुल जनसंख्या मिल जाएगी। ओके, कुल जनसंख्या मिल जाएगी। तो यहां पर 3 आ गया, तो 2064 गुणा में आ गया 3, 4 तिया 12, 6 18 और 1 19 और 3 दूनी 6, यह आ गया 6192, 6192। तो भाई देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है। और आप अगर चेक करना चाहते हो कि भाई अशिक्षितों की संख्या, सॉरी शिक्षितों की संख्या, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप 2064 को घटा दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 4128 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे छठे क्वेश्चन के बारे में, सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। संख्या 2,57,304 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। देखिए बच्चों, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है जिस डिजिट का, जिस अंक का पूछा गया है सबसे पहले उसको लिख दो, उसके पीछे कुल कितने अंक है, 000, तो सब जगह 000 लगा लो। 7000, 7000 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। वैसे ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। चलिए बच्चों बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1210। एक ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस 1210 रुपए है। इफ प्रॉफिट परसेंट इज 10%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 है, यदि लाभ प्रतिशत 10% का है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बच्चों, इसका सेलिंग प्राइस जो है ना वो 1210 रुपए है। अब बच्चों क्या सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ना। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ना। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस इटसेल्फ 100%, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है और उसमें आप प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। यहां पर बच्चों मुझे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया गया है 1210, तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है बच्चों, 10% है, तो 10% इज इक्वल टू 1210 रुपए। अब ये तो सेलिंग प्राइस क्या मुझे मिल गया, ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। मतलब कि मुझे 110% नहीं चाहिए, मुझे 100% चाहिए, क्योंकि जिस किसी मतलब कि यहां से जब हम सेलिंग प्राइस से 100% निकालते हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, 1210 में 110 का भाग देता हूं, उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। मुझे ये मेरा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर जाके देखा होगा तो आपको सही से समझ में भी आ जाएगा कि जो भी सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, आप क्या कीजिए उस सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस जो आपको दिया जाता है उसके अंदर आप क्या कीजिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है बच्चों। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस मुझे दिया गया है 1210 रुपए डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। बच्चों क्या मिलेगा मुझे, 1210 बट्टा में 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 का भाग दिया 121 में 11 आ गया। ओके, तो ये आ गया 110 है ना, 110 और 10, 110 गुणा में 10 क्या आ गया बच्चों, 1100। तो 1100 रुपए अपना आंसर हो जाता है, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे 8वें क्वेश्चन के बारे में, 8th क्वेश्चन के बारे में। किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर 9 है, वह संख्या है। मतलब कि एक नंबर है, उसका जो 25% होता है और उसका जो 10% होता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस, वो 9 है। तो वो नंबर कौन सा है वो हमें बताना है। बच्चों देखिए मान लीजिए वो नंबर x है। अब इस x का 25% ये हो गया, इसको माइनस करते हैं इसी x के 9%, सॉरी 10% के साथ, ठीक है, 10% के साथ में, तो अपने को 9 मिलना चाहिए। अब बच्चों यहां पर आप देखिए x अपॉन में 100, x अपॉन में 100 दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो मैं क्या करता हूं 25 माइनस में 10 लिख देता हूं, इक्वल में लिखता हूं 9। तो x अपॉन में 100
यहां पर आ गया 15 इज इक्वल टू 9। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, x इंटू 15 इज इक्वल टू 900 इज इक्वल टू 900। तो बच्चों क्या आएगा, x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 15 क्या आएगा बच्चों, इसको 300 काट दो मैं ना, 3 से काट दो तो 5 आ गया, इसको 3 से काटा तो मेरा बस आ गया 300। तो 6 60 अपना आंसर आना चाहिए, 60 अपना सही आंसर हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 9वें क्वेश्चन के बारे में। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 20,000 रुपए लिए। 2 साल बाद उसने बदले में 24,800 रुपए भुगतान किया। ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, साधारण ब्याज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, PTR अपॉन में 100, मतलब कि मूलधन गुणा समय गुणा में दर बट्टा में आता है 100। तो बच्चों मूलधन मुझे पता है 20,000 रुपए, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल अपने पास है 20,000, मल्टीप्लाई करते हैं समय, समय अपने पास है 2 साल का। बच्चों कितने साल का, 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दर अपने को मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई 100, ये होता है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज कितना है बच्चों, कुल राशि में से मूलधन को घटा दो। अब देखिए 24,800 में से 20,000 को घटाया तो 4,800 मेरा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो 4,800 आ गया साधारण ब्याज। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ओके। अब पीछे क्या बचता है बच्चों, देखिए 400 गुणा में R इज इक्वल टू 4800। 2 0 से 2 0 फिर से कैंसिल, तो R इज इक्वल टू आ गया 48 बट्टा में 4, मतलब कि 12%, 12% मेरा उत्तर आ जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 से की गुणज हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर लेस देन 1000 विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 13। बच्चों बताइए मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। देखिए अब अगर मैं इनका गुणज निकालूं तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम निकालता हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या है बच्चों, 10 और 13 का निकाला, ठीक है। सो 2 आया, 5 आया, 13 आया, 5 आया, 1 आया, 13 आया, 13 से डिवाइड किया तो यह आ गया 10, 130 है ना। तो 130 आ गया इनका एलसीएम, मतलब कि कम से कम छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 130, जिसके अंदर दोनों का भाग जाएगा। अब बच्चों देखिए 130 को आप क्या कीजिए, 130 का भाग दे दीजिए 1000 में, 130 का भाग दे दीजिए 1000 में, तो ये आ गया मेरे पास 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर से मुझे मतलब नहीं है, मेरा आंसर आ गया 7, तो 7 ही हमारा आंसर है। लेकिन बच्चे पूछेंगे सर आपने भाग क्यों दिया, तो उनके लिए बस एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। क्या है बच्चों, देखिए सबसे छोटी है 130, अब इससे बड़ी कौन सी होगी, इसको 2 से गुणा कर दो, 260। अब उससे बड़ी कौन सी होगी, इसको 3 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा बच्चों 390, फिर 520, फिर 650, फिर 780, उसके बाद 910, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हैं 1000 से छोटे जिनके अंदर 10 और 13 दोनों का भाग जाएगा। तो यही हमारा आंसर है 7। इसी के साथ मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।